रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा एहतशाम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। वो शहर जो सबसे ज्यादा मुल्क को कमाई करके दे रहा है। इस शहर में ना ही कोई निजाम है और ना ही कोई काम है जिससे शहर कराची के आवाम खुश हो। बारिश आए या गर्मी की लहर हो, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कराची शहर की दुहाई की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने कर दी। बिलाखिर चीफ जस्टिस ने कराची के बड़े केसेस को सुनते हुए आज कराची की इंतजामिया के छक्के छुड़ा दिए हैं। मेयर कराची को खुदा हाफिज कह दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शहर में बिल बोर्ड गिरने से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत हुई। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर, एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर आला हुक्काम अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बिल बोर्ड से मुतालिक तुमने अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, जेब भरकर चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। मुझे तो लगता है कि कराची के लोगों के साथ हुकूमतों की दुश्मनी है। बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मेरी अपनी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि बिल बोर्ड किसने लगाया था, जिस पर एसएसपी जनूबी शिराज नजीर ने जवाब दिया कि मुल्जिमान अशरफ मोतीवाला और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्हें हम तलाश भी कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने तंज करते हुए कहा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी 5 साल तक तहकीकात चलती रहेंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि क्या वो समंदर के नीचे चले गए हैं। अदालत में फजूल बातें मत करो, जाओ और इनको आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। गुज़श्ता 5 बरसों की तहकीकात कराते हैं कि किस किस ने बिल बोर्ड्स लगाए हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि इमारतों पर इतने बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं कि खिड़कियां बंद हो गई हैं, जबकि मकानों पर इश्तिहारात और बिल बोर्ड्स की वजह से हवा ही बंद हो चुकी है। हुकूमत नाम की कोई शय नहीं है, हर बंदा खुद मार्शल लॉ बना बैठा है। चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत पर भी काफी बरसे और कहा कि सिंध हुकूमत की रिट आखिर कहां पर है। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूम कर वापस आ जाते हैं। लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? शहर में सफाई का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया और ये करते हुए कहा कि कोई है जो इस शहर को साफ करे। आपका आना जाना उस जगह से है जहां शहर साफ होता है। चीफ जस्टिस ने इसके बाद मेयर कराची के बारे में कहा कि मेयर कराची कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो अगर इख्तियारात नहीं है तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो। फिर मेयर कराची को तलब किया गया और मेयर वसीम अख्तर से कहा कि आप कब जाएंगे, तो मेयर कराची ने जवाब दिया कि 28 अगस्त को मुद्दत खत्म होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाओ, जान छूटे शहर की। कराची के मेयर्स ने शहर को तबाह कर दिया है, कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोग आते हैं, जेब भरते हैं और चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। माफिया हुकूमतों को पाल रही है, हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना पानी बंद हो जाएगा। कराची में आज कराची वालों के दर्द की दवा करने के लिए चीफ जस्टिस ने हुकाम को आईना दिखाया है। कराची का मुस्तकबिल क्या होगा और कराची को आखिर किसने तबाह किया, अब इसका हल क्या है, इसी मामलात पर बात करने के लिए सिंध से बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन पीटीआई का एक बड़ा हिस्सा है कराची में। कराची वालों ने बड़ा ट्रस्ट किया है पीटीआई वालों को। इस बार बहुत शुक्रिया नकवी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इतना बड़ा मैंडेट इस बार कराची वालों ने आपको दिया है नकवी साहब। कराची के मसाइल का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। मेयर पर, सिंध हुकूमत पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो है वो शो कर दी है आज चीफ जस्टिस साहब ने भी। मुझे ये बताइए आप लोगों के पास क्या हल है कराची का? एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि सारे वो इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट है उसको शहर कराची में खत्म करके एक मेयर के नीचे लाना लाजमी। इस सिलसिले में हमने एक लोकल बॉडी बिल ड्राफ्ट करके सिंध असेंबली में जमा कर दिया है और मैं समझता हूँ वही हमारे नजदीक पूरे सिंध के बल्दियाती निजाम का हल है। ये आर्टिकल 7, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एन मुताबिक है और ये आर्टिकल 140A की रिप्रेजेंटेशन करता है। 7, 29, 32 जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल से भी डिस्कस करते हैं और स्टेट के बारे में और स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। 140A ये कहता है कि हुकूमती
तीन दर्जों की होगी, एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी और एक लोकल गवर्नमेंट होगी। और ये जो ऊपर की दो गवर्नमेंट्स हैं ये फैसिलिटेट करेंगी कि तीसरे टियर की गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड अथॉरिटेटिव पावर्स हों। इस वक्त शहर कराची के अंदर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो बिल्डिंग्स की तामीरात के वो कंट्रोल करती है वो सिंध गवर्नमेंट के पास, पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल होती थी। जो कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम है वो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी हो गई, सिंध गवर्नमेंट के पास। जो सीवरेज का निजाम है वो भी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के पास। जो कूड़ा उठाने का निजाम है उसके लिए उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी, वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंदर। कराची के मेयर के पास न DHA है, न कैंटोनमेंट एरियाज हैं, न LDA है, न MDA है, न KPT है, न सिविल एविएशन के इलाके में जो जमीनें वो है, न पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जमीनें। जब ये सारी चीजें एक शहर के अंदर से टुकड़े करके कीमा कर करके मुख्तलिफ लोगों को दे दी जाती है तो एक मरबूत निजाम इस शहर के अंदर मुमकिन ही नहीं। तीसरी चीज ये है कि जो मेयर कराची साहब की हम समझते हैं खामियां रही कि वो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस का मुजाहिरा नहीं कर सके। वो ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने आज तक वो बजट का जिक्र नहीं किया कि उनको दरअसल कराची चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए जिससे कराची को एक अच्छे शहर और निजाम के लिहाज से चलाया जा सके। माजी में जब भी सियासी जमातों की हुकूमत आई है उन्होंने अपने इन इदारों को पार्टी के वर्कर्स को नौकरियां देने के लिए इस्तेमाल किया है, चाहे वो KMC हो चाहे कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो। और यही वो वजूहत थी जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दफा जो है ये इदारे 2013 के आइन के जो उन्होंने बिल बनाया लोकल बॉडीज का, वो इदारे शहर कराची से ले लिए। लेकिन इससे शहर को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। जो निजाम बनाया जाता है वो पार्टी सोच के नहीं बनाया जाता, अवाम की भलाई सोच के बनाया जाता है। और यही बिल में, हमारे बिल में और इनके बिल में फर्क है। हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि किस जमात का मेयर आता है। हाँ। हम समझते हैं निजाम दुरुस्त होगा तो काम दुरुस्त होगा। ठीक है नकवी साहब, मैंने आपकी बड़ी तफसीलन आपने बात की, मैंने सुन ली। आपने वही बात कही कि मेयर के पास जो है वो तो इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत के पास अगर तमाम मामलात हैं उनके हाथ में तो वो कुछ कर नहीं रहे, तो फिर तीसरी तरफ तो आप ही की तरफ देखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो काफी बरहमी का इजहार जो है वो किया है, अब इस मसले का कोई हल निकलना तो है। मुझे ये बताइएगा कि जो बातें आप पहले कहते रहे हैं कि कराची का जो वाहिद हल है वो गवर्नर राज है या फिर इसको विफाक़ी ज़ेर इंतजाम दे देना चाहिए, तो आपके ख्याल में बस यही हल है और आप लोगों के पास हल है और आप लोग हल निकाल लेंगे अगर इस तरीके कार को इख्तियार किया जाता तो? जी, मैंने गवर्नर राज को तीसरा हल कहा था। अच्छा। मेरे लिहाज से आखिरी दफा जो पाकिस्तान में गवर्नर राज किसी सूबे में आया वो आया था पंजाब के अंदर, जो पीपल्स पार्टी लाई थी, सलमान तासीफ साहब। गवर्नर राज हल नहीं है। गवर्नर राज एक शॉर्ट टर्म पैचवर्क सोल्यूशन होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक। जो असल हल है वो अवाम को शऊर देना है। अवाम ही का फैसला है जब वो 5 साल के लिए एक हुकूमत देते हैं। वो हुकूमत अगर कवानीन के मुताबिक नहीं चले और जो सर्विस डिलीवरी उन्होंने लोगों से वादा किया रहे हैं वो डिलीवर नहीं दे, तो दूसरी तरफ एक सर्विस डिलीवरी का वादा मरकज में जो हुकूमत आई है वो उसकी भी जिम्मेदारी है। जब सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती हुई नजर नहीं आए तो वफाक को फिर उसमें मुदाखलत करनी लाजिम है। अच्छा, ये मैं लाजिम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ और जानबूझ के कर रहा हूँ। अब वफाक को क्या एक्शन देने चाहिए? मेरे लिहाज से वफाक को एक आर्टिकल है 149(4) जिसके अंदर वफाक डायरेक्शन दे सकता है सिंध की हुकूमत को कि ये काम करो, और वो लाजिम और मलजूम है कि सिंध हुकूमत वो काम करे। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वफाक को वो डायरेक्शन देनी चाहिए सूबा सिंध को कि जैसे मैं एक मिसालन कह रहा हूँ कि कराची के 500 मिलियन गैलन की पानी की शॉर्टेज है कि 200 से 250 260 मिलियन गैलन का K4 का मंसूबा मुअत्तल हुआ है। वफाक ऑर्डर करे कि ये 3 साल के अंदर आपको मुकम्मल करना है हर
یا 2 سال میں مکمل کرنا ہے. یا کراچی میں بسوں کا نظام صحیح نہیں ہے تو وہ یہ کہیں کہ اگلے اس سال کے اندر آپ کو 3000 نئی بسیں کراچی میں ڈالنی ہیں. یا آپ نے ساری بسیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ پارک ہوتی ہیں, آپ کم سے کم 5 بس ڈپوز بنائیے اور یہ بسیں جو سڑکوں پہ پارک ہو رہی ہیں اس کو بند کیجیے. یا یہ ہے کہ نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ انشور کریں کہ نالوں میں کوڑا نہیں ڈالا جائے, جس سے کہ یہ ہر سال 100 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں کوڑا نکالنے کے لیے نالوں میں, جس کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کرے تو کوئی کوڑا نہیں ڈلے گا نالوں میں, تو اس کی وجہ سے نالے کلاگ نہیں ہوں گے اور یہ بارش کا جو ہر سال مسئلہ ہوتا ہے یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. تو وفاق کو 2, 3, 4 موضوعات کے اوپر ڈائریکٹ ڈائریکشن دینے, جیسے پی ایف سی ہے, ہر صوبے میں ڈسٹرکٹ وائز فنڈ بھی ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. صوبہ تو این ایف سی کے ذریعے فنڈ لے لیتا ہے, جیسے سندھ کو 58.4% صوبوں کو فنڈ ملتے ہیں, اس 58.4% میں سے 27.7% جو ہے وہ صوبہ سندھ کو ملتے ہیں. اب جو سندھ کو اچھا, مجھے نقوی صاحب یہ بتائے گا, یہ جو آپ نے کہا کہ آئین کے مطابق جو ہیں آپ لوگ ڈائریکشنز دے سکتے ہیں, ان کا صوبہ ہے وہ چلا رہے ہیں, obviously ان کا سٹیک ہے, اگر وہاں پر کام نہیں ہوتا تو جس طرح آج سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے تو انگلی بھی obviously ان کے اوپر اٹھتی ہے. بٹ ان کا موقف یہ ہوتا ہے نقوی صاحب کہ آپ لوگوں نے جو کراچی کے لیے پیکج طے کیا تھا یا جو پیسے طے کیے تھے آپ وہ دے دیجئے, یہ کام ہم سارے جو ہیں وہ خود ہی کرا لیں گے, ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا کہ جو وفاق نے پیکج دینا تھا کراچی کے لیے اس کا کیا بنا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ وفاق یہ جو پیکج دے رہا ہے یہ خصوصی طور پہ کراچی کو دے رہا ہے, باقی کسی شہر کو نہیں دے رہا. اچھا, یہ 162 ارب کا پیکج تھا جو کہ ایک 4 سالہ پروگرام کے تحت, اس کے اندر جو پیسے ڈائریکٹ وفاق خود خرچ کر رہا ہے وہ گرین لائن منصوبے پہ کیے, کراچی کے 6 فلائی اوورز پہ کیے, منگو پیر نشتر روڈ دوبارہ بنانے پہ کیے, اور اس کے علاوہ شہری علاقوں کے اندر جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہر سال اس کے اوپر 1.5 سے 2 ارب روپے دے رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے منصوبے, گلیاں, سیوریج لائن اور ان کو درست کیا جا سکے. اس سال کے 1.5 سے 2 ارب بھی دے دیے گئے, 6 جو فلائی اوور تھے وہ بھی بن گئے, جو کہ فیڈرل سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے ناگن چورنگی سے گرو مندر تک. جس سفر میں لوگوں کو 1.5 گھنٹہ لگتا تھا اب وہ 25 منٹ میں ہو جاتا ہے, یہ ٹائم سیونگ ہوئی. اس کے علاوہ کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بینگ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی وجہ سے یہ پوری ہیوی ٹریفک جو ہے یہ شہر کے بیچ میں سے جاتی ہے. تو ہم نے ایک ریلوے لائن کو ڈی بنڈل کیا اور پچھلے ماہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ECC نے وہ منصوبے کو اپروو کر دیا ہے, اور یہ 71 بلین روپے کا منصوبہ ہے جس میں KPT سے لے کے پپری تک ایک لائن ڈالنے کی, ریلوے لائن 2 وے ریلوے لائن ڈالنے کی جو کہ کارگو ٹریفک کو ڈیل کرے گی, وہ ڈالی جا رہی ہے. یہ منصوبہ جیسے ہی اپروو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں 1.5 سے 2 سال کے اندر منظور ہو جائے گا. اس کے علاوہ لیاری ایکسپریس وے کو اسٹرینتھن کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جائے, ہیوی ٹریفک کے لیے, کیونکہ وہ شہر کے بیچ میں سے نہ جائے, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ ابھی تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کی, اور اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ناردرن بائی پاس سڑک کہلاتی ہے وہ اس وقت 2 لین روڈ ہے, اس کو 4 لین روڈ کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں یہ سارے منصوبے اگر ہوتے ہیں تو یہ 162 ارب روپے ہوتے ہیں. اس سے بنیادی طور پہ کراچی کی ٹریفک کے معاملات کو, اور اس کے علاوہ وفاق نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 50% جو بھی K4 کا خرچہ آئے گا وہ وفاق دے گی. اس کے علاوہ S3 کے منصوبے کے لیے بھی وفاق نے کمٹ کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ 50% وہ دے گی. اس کے علاوہ TP4 جو ایک پلانٹ ہے, یعنی ابھی کمٹ کیا ہوا ہے اور ابھی یہ پیسے جو ہیں وہ دینے ہیں. نقوی صاحب بہت شکریہ. شہلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, بہت شکریہ. شہلا صاحبہ, اظہار برہمی ہوا اور خوب ہوا, اور یہاں تک کہہ دیا گیا آپ لوگوں کو بھی اور میئر صاحب کو بھی, یعنی سندھ حکومت اور میئر دونوں کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کوئی دشمنی ہے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے شہریوں سے. تو یہ چیز تو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پورے طریقے سے آپ لوگ ناکام ہو چکے ہیں کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرنے میں.
वो जिस मनसब पे बैठे हैं वो कह सकते हैं, और मैं जिस मनसब पे बैठी हूँ मुझे सुनना है। और सब जानते हैं, और कल बड़ी तफसील से बात जो है वो लोकल बॉडीज के मिनिस्टर ने की कि कराची का 70% इलाका जो है वो वफाक के अंडर कंट्रोल आता है, जिसमें कैंटोनमेंट है, सिविल एविएशन की जमीनें हैं, रेलवे की है और काफी दूसरे इदारों की। लेकिन वहाँ पर भी काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट को ही करना होता है, और जो लोकल गवर्नमेंट के करने के काम है वो सेंटर को करने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर 38 नाले जो हैं बड़े छोटे तो अलग, उनका जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट नहीं करती, सेंटर हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। जब कहो तो कहते हैं पैसे नहीं, फिर पता चलता है कि 15.5 अरब रुपए अलग, और वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक से फंडिंग अलग। तो ये वो सारी वजूहात हैं कि कराची की जिम्मेदारी अगर ले रही है तो सिर्फ सिंध हुकूमत ही ले रही है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो या अब नालों की भी बारी आ गई। तो अब अगर आ ही गई है, लेकिन शैला तो साहिबा आप कह रहे हैं कि आप लोग ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद भी कराची वालों के मसलों का कोई हल नहीं निकल रहा। नालों की सफाई के लिए भी एनडीएमए जो है उसको बुलाना पड़ जाता है, और जो चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स देते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वज़ीर आला साहब हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ऊपर से चक्कर लगाकर चले जाते हैं। तो फिर क्या कहा जाए, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाए और रेट किया जाए? अच्छा, हेलीकॉप्टर का चक्कर उन्होंने कराची में नहीं लगाया, देही सिंध में जो है फ्लड आया हुआ था, कराची में उनके पूरे लोग मुश्त समेत सड़क पर हैं। नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट का हमें या लोकल गवर्नमेंट के लोग हमें नजर नहीं आते। मैं अपनी बात ये कह रही थी कि ये जो गुजर नाला है, इस तरह जो और नाले, इन सब पे घर बने हुए हैं, और ये जो कैफे प्याला के सामने की बात पे कर रही हूँ और कैफे प्याला के साथ यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, इनको हमारे हुकूमत से पहले 2008 से पहले बाकायदा इन घरों को लीज दी गई केएमसी की तरफ से। इसी तरह नॉर्थ न्यू कराची में और नॉर्थ कराची में 24 बाजार जो है वो मेन रोड पे लगते हैं। इसके अलावा जो नाले हैं वहाँ पे बाकायदा केबिन बनाकर उन जगहों को घेरा गया है, और एक शॉप्स कह सकते हैं, उनके दरमियान जो जगहें हैं उसमें आधे घुटनों तक नाले फुल भरे हुए। तो ये सूरत हाल अगर है कि आप चाइना कटिंग करेंगे, आप तजावुजात इस तरह से करेंगे, आप दुकानें बना देंगे नालों पे, 2 मंजिला घर बना देंगे, और उसके बाद आप उन इलाकों में इन तजावुजात को हटाएंगे नहीं कि आपके वोटर हैं, वाटर बोर्ड में आपके लोग बैठे हुए हैं, एमसी में आपके लोग बैठे हुए, केएमसी में आपके लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं खड़ी हो जाऊं, आज मस्जिद शोहदा लियाकताबाद में मैं गई तो उसके सामने बड़ा मसला है, तो अंडरग्राउंड जो है वो लीकेज बहुत ज्यादा है, वो बाहर आ रहा है। वहाँ पे डीएमसी से नुमाइंदा खड़ा था, इंजीनियर खड़ा था, वहाँ वाटर बोर्ड का आदमी खड़ा था, वहाँ एसी खड़ा था, और बात ये हो रही थी ये केएमसी की जिम्मेदारी है, डीएमसी की जिम्मेदारी है, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो ये तो एक घुमाने वाला सिस्टम आपने किया हुआ है कि सब जगह आप ही के लोगों नहीं, तो वही कट एंड शॉर्ट शैला साहिबा के मसले का हल तो आप लोगों से नहीं निकल रहा है। तो फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब अब से कुछ देर पहले शो में थे, तो वो तो यही फरमा रहे थे कि वफाक को मुदाखलत करना लाजिम है और वफाक जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है। फिर वो बारहा ये भी कह चुके हैं कि वफाक को जो है वो ज़र इंतजाम कर देना, वफाक का ज़र इंतजाम कर देना चाहिए कराची को। और इस तरह की खबरें जो हैं वो आजकल आ भी रही हैं। तो फिर क्या समझा जाए कि ना आपके पास है इसका हल? अगर वहां पर आप पूछते हैं मेयर साहब से, वो कहते हैं मैं बेख्तियार हूं, तो फिर क्या मसले का हल यही है? पंजाब का निजाम किसके हाथ में देंगे? पूरा पंजाब डूब गया है, लोकल बॉडी सिस्टम भी आप खत्म कर चुके हैं। वाल्टन रोड हो या डीएच हो या कोई इलाके हो, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछना चाहिए था कि पंजाब का निजाम किसके हाथ में देंगे, वहाँ जो है किसको भेजेंगे? तो ये वहाँ पे तो वसीम अकरम प्लस है, और केपी का निजाम कैसे देंगे और बलूचिस्तान का निजाम कैसे देंगे, सिवाय इसके कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट है जो परफॉर्म कर रही है। और अगर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही तो इस वजह से नहीं आ रही कि 4 ZMCs में आप और MQM और आप लोग काम करना नहीं चाहते, सिर्फ बैठ के बातें करना चाहते हैं। और सब देख रहे हैं कि किस तरह से चॉकलेट शेक जो है वो पंजाब की सड़कों पे बह रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आज
یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت کم نشیبی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اس وقت کراچی میں پانی ہو. تمام مین روڈ سے پانی اتر چکا ہے بیکاز آف سسٹم. ہاں جب بارش ہوتی ہے 2-3 گھنٹے اگر بارش ہو رہی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پانی ہے. جاپان کی تصویریں دیکھیں, لندن کی دیکھیں, کہیں کی دیکھیں, ہر علاقے کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد اوور فلو ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم ریمارکس سن رہے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہمارے صوبے میں انہوں نے اسپیشلی کراچی میں کہا ہے کہ بل بورڈ ہٹائیں. اور میری تو خواہش یہ تھی کہ کاش کوئی چینی پہ بھی سوموٹو ایکشن لیتا جو 110 تک جا رہی ہے. آٹا 72 ہو گیا ہے, دوائیں 400% مہنگی ہو گئی ہیں, اور یوٹیلیٹی اسٹور جو ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چلا سکتے. اور یہ سب تو واقعی بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. تو فردوس شمیم نقوی سے یہ پوچھے گا کہ ان سب کا کیا ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو کام کر رہے تھے 80% ہم کر چکے تھے. اس کے بعد NDMA آیا ہے اور وہ 3 نالوں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا ہاتھ بٹایا کیونکہ ان کا اپنا فیلئر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ ان کی ZMCs ان کی اور ان کے الائز کی کام نہیں کر رہی. تو جو کچرا ہم نے نکالا. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بقول ان کے 80% وہ کام کر چکے تھے اور اپنی جگہوں پہ وہ کام کر چکے تھے, اور جہاں پر NDMA 20% کام کرنے کے لیے آئی ہے وہ ان کے علاقے تھے وفاق کے جہاں پر کام نہیں ہوا تھا, اور یہ ان کی ناکامی تھی, یہ فرما رہی تھی وہ. بہرحال ایک گلہ جو میڈیا کے لوگوں سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ کراچی کے اوپر لگ جاتا ہے, دکھاتے جی یہ یہاں پر دیکھیں جی پانی بھرا ہوا ہے, کراچی کے برے حالات ہیں, کراچی کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. لیکن جب لاہور میں بارش ہوتی ہے تو میڈیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے جی. آج لاہور میں بارش ہوئی ہے, اور جیسا کہ ابھی شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ لاہور کی سڑکوں پہ دیکھیں کون سا چاکلیٹ شیک بہ رہا ہے. تو خیر دکھاتے ہیں آپ کو کہ لاہور میں جب بارش ہوئی ہے تو لاہور کے حالات جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں, اور یہاں پر بھی یقیناً اٹینشن دینے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لاہور کے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ آج کتنی اجیرن نہیں ہے ہوئی بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر پانی ہی پانی ہے, گاڑیاں لوگوں کی بند ہوئی ہیں, آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ دشوار ہے. مناظر اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ کراچی نہیں لاہور کی سڑکیں. تو بالکل لاہور کی سڑکوں کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ جب لاہور میں بھی بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت کو, کیونکہ لاہور میں بارش کی وجہ سے لوگوں کی جو نظام زندگی آج پورے طریقے سے درہم برہم رہا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پاکستان میں اپوزیشن کے درمیان خلا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, اور وہ APC جس کا اعلان عید سے پہلے کیا گیا, بڑے جوش و خروش سے کیا گیا, اب اس APC کے انعقاد میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آتی ہیں. عید سے پہلے بلاول اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کے بعد ہی اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ اپوزیشن کی APC تو سب چاہتی ہے, لیکن قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف اچھالی جا رہی ہے. دیکھیے کیسے بلاول اور شہباز شریف ایک دوسرے پر APC کی باغ ڈور سنبھالنے کی ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے, صحتیاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا, جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اس رویے کے بعد JUIF نے اپوزیشن کے اتحاد سے دور رہنے کا جو فیصلہ کیا, اس حوالے سے آج ایک بار پھر قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے فرزند مولانا اسد الرحمان کی جانب سے اپوزیشن کی بڑی پارٹیوں کا حکومت کے ساتھ مکا والے رویے پر سوال اٹھا دیا ہے. آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بارڈر پہ کھڑے ہوں, خاص کر مراد سعید صاحب. وہ لوگ آپ کے ساتھ قانون سازی میں بھی بیٹھتے ہیں, اتفاق بھی کرتے ہیں, دستخط بھی کرتے ہیں ان کو, اور یہاں پر بل پاس ہونے کے بعد وہ آپ کے متعلق کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ ان کے متعلق کچھ کہتے ہیں. یہ کیسا اختلاف؟ آج کی اہم اور
और बड़ी खबर यह है जी कि मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए अपोजिशन की बैल को मुंडेर चढ़ाने और एपीसी की रेल दोबारा से पटरी पर चढ़ाने के लिए मौलाना से मियां नवाज शरीफ का जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, क्योंकि अपोजिशन मजीद बिखर रही है, क्योंकि JUIF के बाद अब नेशनल पार्टी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज हो चुकी है और इस अपोजिशन के इख्तलाफ की बड़ी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कानून साजी में हुकूमती हिमायत करना है। और इन दो बड़ी पार्टीज पर इल्जाम यह है जी कि ये बगैर मशवरे के फैसले करती हैं, तो ऐसे में लेबर कमेटी और एपीसी के इजलास आखिर कैसे मुमकिन हो पाएंगे। और इसी हवाले से अगरचे नून लीग के वफ्द की मौलाना से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अपोजिशन में दरारें क्या कम हो पाएंगी और क्या अपोजिशन हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर पाएगी। और वो अपोजिशन जिसका ऐलान ईद से पहले काफी जोशो जज्बे के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि वो हुआ था, अब वो डिले ही होता जा रहा है। मतलब कोई उस तरह से हमें गर्म जोशी उसमें अब नजर नहीं आ रही है। और इसके बारे में शेख रशीद साहब जो कि फरमा जाया करते हैं इस तरह की चीजें, उन्होंने ये फरमाया है जी कि कहा गई जी एपीसी पूछिए इनसे, क्योंकि अब तो मुहर्रम आने वाला है तो कोई एपीसी जो है वो नहीं होने वाली है। तो एपीसी क्यों इतनी खटाई में पड़ गई है, क्या वजूहात हैं और आखिर वो क्या चीज है जो इन दोनों अपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। कई आसरा ये भी की जा रही है कि शायद नैब के जो केसेस हैं एकदम से बड़े हैं, तो शायद ये वजह बन सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो इक्वली आज हमने देखा कि जरदारी साहब भी फर्द जुर्म आयद हो गई, मरियम साहबा को जो है वो भी नैब ने बुला लिया है। तो ये शायद हो सकता है कि ये जो नैब के वार होना शुरू हुए हैं अब ये जो है हो सकता है कि अपोजिशन को इकट्ठा कर दे। तो इस तरह के आसराइयां जो हैं वो हो रही हैं। सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम इसके ऊपर तज्जिया लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और कोई एपीसी होने भी जा रही है या नहीं होने जा रही। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा नियाज़ी साहब, ये जो एपीसी का इतना शोर था, इतना वावेला था, ये एपीसी मुस्तकबिल करीब में आखिर कब तक हो जाएगी, क्योंकि अभी वो गर्म जोशी पहले जैसी जो है वो नजर नहीं आ रही और ना ही कोई किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद होती पीपल्स पार्टी और नून लीग नजर आ रही है। असल में पाकिस्तान की सियासत है, बदकिस्मती से वो तकरीबन सारी एक ही पेज पे है और उसको कहते हैं तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक ही हुए। अच्छा, अब जब सारी पार्टियां जो है के जो दोनों वो इस्लाफ नहीं डेवलप किया था वोट प्रतिशत दो, तो वोट प्रतिशत की तौहीन नहीं कर रहे थे। और जब उन्होंने ये पूछा कहा था कि इसमें हमें खलाई मखलूक है, तो खलाई मखलूक तो दान खाने के संसदान तो बेचारे जमीन के अकील मखलूक से अशरात और अर्ज है, जब चाहते हैं जाता है मसल जाता है बहुत जाता है। पाकिस्तान संसदान को अर्ज है, तो वो जो नवाज शरीफ का बयानिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो, और जिन लोगों से इज्जत लेनी थी तो उनसे तो इज्जत और दूसरी तरीके की ली जा रही है। वोट को इज्जत दिलाने की बजाय अपने आप को इज्जत दिलाई जा रही है। ठीक है नियाज़ी साहब, आपकी आवाज में थोड़ी शायद गड़बड़ है, आपसे एक दफा फिर से हम राब्ता करते हैं। बिल्कुल ये जो बदएतमादी की एक फिजा है हम देख रहे हैं कि ये अपोजिशन के दरमियान में है। आज एक और चीज हुई जी, पहले मौलाना फजल रहमान साहब तो नाराज थे, शहबाज शरीफ साहब उनको कॉल करते हैं, वो कॉल उठाते नहीं है। फिर आज कुछ उम्मीद अगर हुई हमें कि मौलाना फजल रहमान की मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, वो भी हम नियाज़ी साहब से पूछेंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। फिर हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी जो है वो नाराज हो जाती है। तो आखिर इस तरीके से एक एक करके अगर अपोजिशन की पार्टीज नाराज होती रहेंगी तो फिर किस तरीके से ये एपीसी का जो ऊंट है ये किसी तरीके से। जी नियाज़ी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि आज मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हुई है ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब आज एतमाद में ले पाए हैं मौलाना साहब को? लेकिन मेरा ख्याल है कि एक क्या गुफ्तगू है। अब शरीफ साहब मुझे तो नहीं पता कि वो चाह रहे हैं ऐसे सूरत हाल है कि जब सेहत भी ठीक नहीं है, से बहुत है एक इस उम्र के अंदर। अब ज़ाहिर आई कुड इजीली सी के इतनी सेहत के साथ वो भरपूर फैसले या यहाँ पे की सियासत में जो लोगों के
वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं पार्टी के अंदर कुछ लोगों के, तो वो उनको अकोमोडेट करके चलाना चाह रहे होंगे कि भाई पार्टी की यकसुई भी नजर आए। लेकिन अमलन जो आपका जो बात है वो ये है कि मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त असूली तौर पे अगर कोई प्रिंसिपल गाइडलाइन कह लें या कह लें कि कोई रहनुमा असूल है पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत के, तो उनमें तो ये तीनों पार्टियां, मुस्लिम नून भी और पीपल्स पार्टी भी और तहरीक इंसाफ भी, ये सारी एक किस्म है। बहुत बेचारे अगर नहीं है, ये जमात इस्लामी नहीं है, तो वो इस वक्त सियासत के अंदर इतने मौसर नहीं है। तो अब मैं तो नहीं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। बाकी ये कि उस कुर्सी में कौन बैठता है, और ऐसी कुर्सी जो आप सॉरी जो आपको तहकीर लाती है, आपको तजरीब की जाती है कि आप वजीर आजम है, और आपको फिर जिस तरीके से आप कुर्सी बैठा के वो गालम गलोच होती है, मीडिया ट्रायल होता है, आपके खिलाफ इदारे जो है जब वजीर आजम का काम कर रहे होते हैं, आज के तरीके साल के खिलाफ कई चीजें मौसर है, या बुजदार के खिलाफ जिस आड़े हाथों लिया जा रहा है मीडिया ट्रायल हो रहा है, और उनको नाअहल तरीन पाकिस्तानी तारीख वजीर आजम साबित करने के लिए यहाँ पे कोशिश हो रही है। ये सारी पार्टी एक ही पेज पे है। सही, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। अमलन सारी पार्टियां एक ही पेज पर हैं, और जब सारी पार्टियां एक पेज पर हैं तो फिर इख्तलाफ किधर है भाई? तो इख्तलाफ तो कोई है नहीं, तो फिर कौन सी एपीसी और क्या होंगे उसमें फैसले, और क्या फिर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक होगी? तो कोई इस तरह की चीज जो है वो नियाजी साहब को तो नजर नहीं आ रही। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर, और वो है जी कोरोना। आज हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक खुल चुके हैं, लेकिन एक चीज हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि कोरोना कहीं नहीं गया, कोरोना यही है, और इसकी दूसरी लहर का खतरा भी अपनी जगह पर मौजूद है। डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम इस मौजू के ऊपर मजीद जो है वो उनकी माहिराना राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को हिला के रख दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें लॉकडाउन के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी मईशत को भी बुरी तरह से मुतासर किया है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि कोरोना केसेस में वाज़े कमी के बाद एनसीओसी ने मुल्क भर में 16 मार्च से जारी लॉकडाउन जो है उसको खत्म कर दिया है। तालीमी इदारों और शादी हॉल्स के अलावा बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं और सियाहती मकामात हैं उन पर से जो पाबंदियां हैं वो हटा ली गई हैं। रेलवेज, एयरलाइंस और मेट्रो बसेस ने भी काम का आगाज कर दिया है। इस हवाले से हुकूमती जमात के मुख्तलिफ रहनुमा हुकूमत के बेहतरीन इकदामात और जबरदस्त पॉलिसी पर बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दूरअंदेशी और स्मार्ट लॉकडाउन के इकदाम को भी दुनिया भर में इससे काफी सराहा जा रहा है। गुज़श्ता रोज भी हुकूमती जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिया गया एक इंटरव्यू शेयर हुआ, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान में मुतासिरीन की तादाद कम हो रही है, जबकि इंडिया में ये तादाद हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। यही नहीं बल्कि मुतादिद हुकूमती शख्सियात और तहरीक इंसाफ के हामी भी इस वीडियो पर जो हैं वो फूले नहीं समा रहे थे। Had a pretty bad peak in Karachi, but now they look like Europe. Those numbers have come down. India is still sadly in a growth phase, as is lots of South America. Africa, we know South Africa's tough. लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई बिल गेट्स ने हुकूमती पॉलिसीज की तारीफ की थी? दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेजबान जो फरीद ज़करिया थे उन्होंने बिल गेट्स से पूछा कि दुनिया में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनकी मिसालें भी तो हैं, खासकर पाकिस्तान जहां मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया। यकीनन वहां बहुत से मुतासरीन रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में मुतासरीन भी कम है और अफवाद की शरह भी इंतहाई कम है। जिस पर बिल गेट्स का कहना था कि हमारा मानना यह है कि जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक में रहने वाले अफराद में वायरल बीमारी के खिलाफ बेहतर कुव्वत मुदाफ़त मौजूद थी, इसलिए वहां पर ज्यादा वायरस नहीं फैला, और इसके अलावा इन ममालिक में ज्यादा जो आबादी थी वो नौजवानों की रही। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि मुकम्मल कारोबार खुलने के बाद आज पहले मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद रश हुआ। अवाम की बड़ी तादाद बाजारों में शॉपिंग के लिए निकली हुई दिखाई दी। कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल दिखाई नहीं दी, लेकिन तशवीशनाक बात यहाँ पर यह है कि अवाम में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर और हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद दिखाई नहीं दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने ज़ाब्ता अखलाक और गाइडलाइंस पर अमल न करने पर कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा जो है उसका इजहार भी किया है। असद उमर ने मुख्तलिफ शोबाजात से मुंसलिक अफराद की टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ये ना समझें कि कोरोना खत्म हो गया, एहतियात न की गई तो कोरोना के
پھیلاؤ میں دوبارہ سے اضافہ ہو سکتا ہے. ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد جو ہے وہ 17,799 رہ گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 539 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جی. اور نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق گزشتہ گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 20,495 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. یہ یقیناً اطمینان بخش نمبرز نہیں ہیں, کیونکہ ماہرین کے مطابق کرونا سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. یہی نہیں بلکہ بعض سائنسدان کرونا کی دوسری لہر سے خبردار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وبائی امراض کی دوسری لہر پہلی سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب ہیں, ماہر وبائی امراض کے ہیں, یو ایس اے سے ہمیں پہلے بھی جوائن کرتے رہے ہیں اور آج بھی ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور آج آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں چیزیں جو ہیں وہ روٹین میں آنا شروع ہو گئی ہیں. جو لاک ڈاؤن سے پہلے کی صورتحال تھی, بازار جو ہیں وہ سارے کھل گئے ہیں, ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں, لوگوں کو ڈائن ان کی اجازت ہے, وقت کی پابندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویکنڈز پہ بھی آن ہے. اچھا, اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں ان ساری چیزوں کے کھلنے کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ ہم معیشت کو ٹریک پر لانا چاہ رہے ہیں. یہ مقصد تو بالکل نہیں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی کون سے ایسے خطرات موجود ہیں اور کس طریقے کے احتیاطیں جو ہیں ہمیں لینی پڑیں گی ابھی بھی. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ شاید اس لیے ہمارے انفیکشنز کم ہیں کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ینگ ہے, عمر کم ہے, یا بلڈ گروپس کی وجہ سے, یا جینیٹک ڈٹرمنٹس ہیں, یا پرانی امیونٹی ہے. یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لاک ڈاؤن کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا وہ بھی ہمیں توابدید پہ چھوڑنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ پینڈیمک کی یہ ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو کیسے وہ احتیاط بتائیں جس سے اس کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہو اور ہمارا ملکی فائدہ بھی ہو. اور آپ کی بات بالکل, اور آپ کا انالیسس بالکل درست ہے کہ ایون دو ہمارے نمبرز خوش آئند ہیں, لیکن ہم کرنا چاہیے اگلے اپریل میں, جب یہ سردیاں گزر جائیں گی, جن سردیوں میں جیسے گھروں میں دھوپ کے مسائل ہوتے ہیں, کئی جگہوں پہ سردی کی وجہ سے لوگ اور فلو اور دوسرے وائرسز آ جاتے ہیں, تو جب سردیاں گزر جائیں گی کو دوبارہ اسیس کرنا ہے اگلے اپریل میں. اور اس وقت تک میرا مشورہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے فیس ماسک پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں اور ہجوم سے بچیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے, اور ان پہ کچھ ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماضی میں آنے والے وبائی امراض کے حوالے سے بات کی جائے تو داد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وبا کی دوسری یا تیسری لہر جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کرونا کے حوالے سے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کی دوسری لہر کیسی ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان نے ابھی اس کی پہلی لہر کو فیس کیا ہے, اور دیگر ممالک جنہوں نے اس کو فیس کیا ہے وہاں پر کیا تناسب رہا ہے؟ پہلی سے زیادہ لہر سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں دوسری سے, یا پھر کم تھے؟ کس طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے یہ وائرس؟ جی, یہ جو دوسری لہر کا کانسیپٹ ہے یہ 1918 کی پینڈیمک سے آتا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت دوسری لہر تب آئی تھی جب دوسری جنگ ٹیم سے فوجی اپنے گھروں کو گئے تھے, تو اس کی وجہ سے, اس ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے دوسری لہر آئی تھی. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں 4 بلین لوگ سفر کرتے ہیں ہر سال, تو شاید پہلی لہر اتنی بڑی ہے ہماری کہ میرے خیال میں سکسیسفل ملک وہ ہوں گے جہاں دوسری لہر نہیں آئے گی, یا اتنی چھوٹی آئے گی کہ پہلی سے بہت کم ہوگی. ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے نمبر 1 کہ دوسری لہر نہ آئے, اور اگر آئے تو اتنی چھوٹی ہو آسانی سے مینج کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دوسری لہر نہ آئے, اور اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ احتیاط اور احتیاط. اگرچہ تمام بازار کھل چکے ہیں, اگرچہ لائف ہماری روٹین کی طرف واپس آ رہی ہے, اور آج مجھے بھی اپنے شہر لاہور کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ زندگی کی طرف ہم واپس لوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. لیکن اگر ہمیں زندگی کی طرف لوٹے رہنا ہے اور اسی طریقے سے اپنی رونقیں اور خوشیاں بحال رکھنی ہیں تو احتیاط ضرور کیجیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.